Hello students. Because of some technical issues I had to delete those previous two videos which I uploaded on rotational or microwave spectroscopy. Anyhow, I am again making a video for the same and the same would be uploaded. तो शुरू करते हैं माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा कि आप जानते हैं ये वो ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर के साथ में। एंड अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें कि हम स्पेसिफिकली माइक्रोवेव्स का इंटरैक्शन पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ में। नाउ ये जो माइक्रोवेव्स हैं इनकी रेंज जो होती है वो है 3 × 10⁻10 हर्ट्ज से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। यहाँ हमने यूनिट हर्ट्ज यूज़ की है, दैट इज़ वी आर डीलिंग इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वी आर नॉट डीलिंग इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और इन वेव नंबर। हम यहाँ फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो ये जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें हम पढ़ते हैं कि माइक्रोवेव्स किस तरीके से इंटरैक्ट करती हैं मैटर के साथ में। अब ये जो माइक्रोवेव्स हैं इनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशनल चेंजेस इंड्यूस करती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि रोटेशनल ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो माइक्रोवेव्स हैं ये सिर्फ रोटेशन ही करा सकती हैं, इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस इंड्यूस कर सकें या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इंड्यूस कर सकें, क्योंकि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल ट्रांजिशंस। दैट इज़ वाई माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी जिनसे कि हमें आगे इसको पढ़ने में हेल्प मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ होती है। डाइपोल मोमेंट पढ़ने के लिए हमें ये समझना होगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब देखिए दो तरीके के मॉलिक्यूल्स आपको पता है। एक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स में हमें डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स किस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कि आपको एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं HCl का मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे HCl का जो मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम की कॉम्बिनेशन से बना है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन का है, जो कि शेयर होके ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम जानते हैं कि क्लोरीन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाता है क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यानी कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दिस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। जिन भी मॉलिक्यूल्स में आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिलेगा, आप देखेंगे कि उसमें इस तरीके से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, यानी कि पोल्स डेवलप हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स। अब क्योंकि इस मॉलिक्यूल में अपोजिट पोल्स डेवलप हो गए हैं, एक एंड पॉजिटिव है एक एंड नेगेटिव है, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स विच पोसेस चार्ज्ड पोल्स दैट आर अपोजिटली चार्ज्ड, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। और ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको डाइपोल देखने को मिलता है, दिस इज नोन एज डाइपोल। डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स अपोजिट एंड्स। तो यहाँ पे हमें दो अपोजिट एंड्स देखने को मिल रहे हैं, दैट इज़ वाई वी कैन से दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज अ डाइपोल। और इन सभी मॉलिक्यूल्स में आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा। अब डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ होती है? डाइपोल मोमेंट हम कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दिस इज डिनोटेड बाय म्यू, और ये प्रोडक्ट होता है चार्ज और रेडियस का। जैसे कि इस मॉलिक्यूल में हम देखें Q इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट द एटम्स आर कैरिंग एंड R होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं R से। एंड एज आई सेड जस्ट नाउ, डाइपोल मोमेंट जो है क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे एज वेल एज ऑन द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। मतलब अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, Q या R की वैल्यू चेंज हो रही है, ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो भी हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट में चेंज होगा। और अगर मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो भी हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट में चेंज होगा। दैट इज़
any of the two, that is magnitude or direction, if changes we'll notice a change in dipole moment. तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे इसको हम डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट को इस तरीके से, एक एरो से. एरो जो है इसकी जो टेल है इस पे हम इस तरीके का एक कट का निशान लगाते हैं. ये पॉइंट करती है टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल और जो ये हेड है एरो का ये पॉइंट करता है टुवर्ड्स दी नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल. यानी कि ये एरो जो है ये हमें बताती है कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या है. इस तरीके से हम इसको पॉइंट कर सकते हैं. एंड द लेंथ ऑफ द एरो, ये जो लेंथ है ये बताती है कि मैग्नीट्यूड कितना है डाइपोल मोमेंट का. आई होप दिस थिंग इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है. अब देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल अगर हम कहें तो पोलर मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बता दिया है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें कि इस तरीके का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता. जैसे कि हम बात करें अगर सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, H एंड H, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड हैं एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड से और ये दोनों ही सेम नेचर के हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नेचर है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है. तो क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के एग्जैक्टली मिडवे होगा, बीच में लाई करेगा, मतलब किसी की भी तरफ वो अट्रैक्टेड नहीं रहेगा. दैट इज़ वाई ऐसे मॉलिक्यूल्स में चार्जेस का डेवलपमेंट नहीं होता एंड दैट इज़ वाई दीज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ऐसे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, डाइपोल नहीं होते, इसलिए इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट भी देखने को नहीं मिलता. So this is all about polar molecules, non-polar molecules, dipole moment. अब ये चीज़ें हमने क्यों पढ़ी? ये हमने इसलिए पढ़ी हैं क्योंकि हम देखेंगे जो रोटेशनली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं या जिनको हम कहते हैं माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें आप देखेंगे कि उनके पास में डाइपोल मोमेंट का होना ज़रूरी है. They should possess a dipole moment and there should be a permanent dipole moment in these molecules. तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की. प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. प्रिंसिपल में आप देखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है जिसके पास की परमानेंट डाइपोल मोमेंट है और ऐसे मॉलिक्यूल को हम रोटेट करते हैं, जैसे फिर से हम HCl का मॉलिक्यूल ले लेते हैं या फिर मान लीजिए हम हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं. तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है हम HCl का ही मॉलिक्यूल लेते हैं. HCl का मॉलिक्यूल आपने देखा कि ये इस तरीके से होता है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है. तो यहाँ पे जो हमारा डाइपोल होगा, ये डाइपोल मोमेंट को हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे. नाउ इफ़ आई रोटेट दिस मॉलिक्यूल, इस तरीके से मैं इसको रोटेट करती हूँ, हाइड्रोजन नीचे आएगा, क्लोरीन ऊपर जाएगा, तो हमारे मॉलिक्यूल जो है उसको हम इस तरीके से शो करेंगे. दिस इज़ हाउ द मॉलिक्यूल विल बी नाउ. और यहाँ पे अगर हम डाइपोल मोमेंट इसको शो करना चाहते हैं, डायरेक्शन शो करना चाहते हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे. दिस इज़ हाउ द डाइपोल मोमेंट विल बी. नाउ अगेन इफ़ वी रोटेट इट, इसको हमने फिर से रोटेट किया तो हमारा मॉलिक्यूल किस तरीके का हो जाएगा, Cl इधर आ गया और H इधर चला गया. नाउ द डाइपोल मोमेंट वुड बी शोन लाइक दिस. नाउ अगेन इट इज़ रोटेटेड, देन हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, क्लोरीन नीचे चला जाएगा एंड दिस इज़ हाउ वी कैन शो द डाइपोल मोमेंट. अगेन रोटेशन विल ब्रिंग बैक द मॉलिक्यूल टू द सेम पोजिशन एज इट वॉज स्टार्टेड विद. यहाँ से हमने शुरू किया था, इसको पूरा एक टर्न हमने दिलाया 360 डिग्रीज रोटेट करके, ये वापस इसी पोजीशन पे आ गया. तो हम देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल में रोटेशन के साथ साथ मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा. देयर इज़ नो चेंज इन दी मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट. यहाँ पे जितना था उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है और उतना ही यहाँ पे भी है. लेकिन रोटेशन के साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है. द डायरेक्शन चेंजेस ड्यूरिंग दी रोटेशन. सो वी कैन वेरी वेल से कि रोटेशन के साथ साथ इसमें डाइपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है. अब प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हमारे पास इस तरीके के पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और उनको रोटेट किया जाता है, तो ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे. ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ड्यूरिंग द रोटेशन दे जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड. और जब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को इरेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस से, यानी इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालते हैं, तो क्या होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी दोनों तरीके की फील्ड्स रखती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड,
राइट। एंड हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल जब रोटेट कर रहा है तो इसके पास भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी ज़रूर होगी। मोशन हो रहा है इस मॉलिक्यूल में तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़रूर होगी। तो जब भी ऐसे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है। देखिए फिर से सुनिए, जब ये मॉलिक्यूल इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है ड्यूरिंग द रोटेशन, दे आर पोसेसिंग अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब भी हम इरेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तब जब भी इस मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, इस मॉलिक्यूल ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो भी रोटेट कर रही है मॉलिक्यूल के साथ में, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी जब भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी के साथ में रेजोनेटिंग कंडीशन में आ जाएगी, यानी कि मैच करेगी दोनों की फ्रीक्वेंसी, तो ये मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, ये मॉलिक्यूल और तेज़ी से रोटेट करना शुरू कर देगा। जो भी इसकी स्पीड थी रोटेशन की पहले, अब ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में, फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करने के बाद में हाई स्पीड से रोटेट करना शुरू कर देगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी से कि मॉलिक्यूल में रोटेशनल ट्रांजिशन हुआ है, दैट इज़ इट हैज़ मूव्ड फ्रॉम वन रोटेशनल लेवल टू अनदर रोटेशनल लेवल। तो ये होता है प्रिंसिपल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। अब देखिए, जैसे मैंने आपको इस मॉलिक्यूल में बताया था कि रोटेशन के साथ में इसमें ना तो रेडियस में चेंज आ रहा है, ना ही अमाउंट ऑफ चार्ज में चेंज आएगा, यानी कि ना तो क्यू चेंज होगा ना ही आर चेंज होगा। दैट इज़ इस मॉलिक्यूल का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो गया, फिक्स्ड है। लेकिन क्या हो रहा है, जब हम रोटेट कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। Because of that we can say the molecule is having a changing dipole moment। कभी भी इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं हुआ है। रोटेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहलाते हैं माइक्रोवेव एक्टिव या रोटेशनल एक्टिव। सो द कंडीशन दैट वी हैव कम अक्रॉस कि किस तरीके के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा दिखाएंगे या रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाएंगे, तो वो होगा एक क्राइटेरिया जो हम कह सकते हैं वो है कि रोटेशनली एक्टिव मॉलिक्यूल्स या माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स का जो है डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट उनके पास एक होना चाहिए। एंड ये जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि एक रोटेशनल लेवल से ये दूसरे रोटेशनल लेवल पे मूव कर गया, या हम कह सकते हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे मॉलिक्यूल जो है वो उसका ट्रांजिशन हो गया। ये जो एनर्जी लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, दीज एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। ये एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है हैविंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्वांटाइज्ड का मतलब हो गया, अगर हम कहते हैं कि एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड, देन वी नीड टू से कि एनर्जी लेवल्स जो हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं, यानी कि उनकी अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि पहले जो एनर्जी लेवल है, दूसरा जो एनर्जी लेवल है, इसका एनर्जी लेवल हो गया, सपोज ये वी आर टेकिंग जस्ट अ वेग एग्जाम्पल, कोई इसका रियल उससे लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से इसके पास 100 एनर्जी है और इसके पास में जो है 400 एनर्जी है, तो ये वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं। जब मॉलिक्यूल जंप करेगा तो 100 से 400 पे जा रहा है। बीच के जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे हम कहें 200, 300, वो नहीं है। दिस इज़ फिक्स्ड, दिस इज़ क्वांटाइज्ड। तो इतनी ही एनर्जी मिलने पे मॉलिक्यूल जंप करेगा। 100 पे है, जब उसको हम इतनी एनर्जी दे देंगे कि उसके पास 400 एनर्जी हो जाएगी, तभी वो मॉलिक्यूल यहाँ पे दूसरे लेवल पे जंप करेगा। 150, 200, 300, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो दिस इज़ हाउ वी कैन से कि एनर्जी लेवल्स हमारे क्वांटाइज्ड होते हैं या फिक्स्ड होते हैं। अब देखिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे मूव करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स को सिमेट्री वाइज क्लासिफाई भी कर पाते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रॉपर शुरू करने से पहले हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है और मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी हम मॉलिक्यूल को रोटेट करा रहे हैं, जैसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमने अपने मॉलिक्यूल को, जैसे हमने अभी HCl का एग्जांपल लिया था, तो HCl मॉलिक्यूल को हमने इस तरीके से रोटेट कराना शुरू किया था। किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के
चारों ओर उस पर्टिकुलर एक्सिस पे हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करा रहे हैं. नाउ टू रोटेट दिस मॉलिक्यूल वी विल हैव टू अप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. और ये भी हमें पता है कि जब हम इसको रोटेट कराना शुरू करेंगे, सपोज कीजिए इसको हम इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं, तो जब भी हम इसको रोटेट कराना शुरू करेंगे तो कोई ना कोई फोर्स ऐसी होती है जो कि इसको रीस्टोर करने की कोशिश करती है, यानी कि दैट रेजिस्ट द मोशन, जो कि रोटेशन को रोकेगी. तो जितनी भी फोर्स हमें लगानी पड़ती है उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कराने के लिए, यानी कि इस मॉलिक्यूल को रोटेशन कराने के लिए, उसे हम कह सकते हैं कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें लगानी पड़ती है इस मॉलिक्यूल को, या किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम रोटेट कराना चाहते हैं तो उसको रोटेट कराने के लिए जो एनर्जी हमें लगानी पड़ती है टू ओवरकम दी रेजिस्टेंस, उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ रहे हैं, हम जो हमारे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक या जो भी है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन डिफरेंट एक्सिस. हमारे पास जैसे आप जानते हैं 3 एक्सिस होते हैं. ये एक एक्स एक्सिस हो गई, ये एक हमारी वाई एक्सिस होती है और एक होती है हमारी z एक्सिस. ये 3 एक्सिस हमारे पास होती हैं और हम जानते हैं कि ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं. दीज ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उसको हमें x एक्सिस पे रोटेट कराना है, तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. उसको हम डिनोट कर देते हैं आई ए से. अगर मॉलिक्यूल को हमें रोटेट कराना है वाई एक्सिस के थ्रू, डिफरेंट एक्सिस के थ्रू, तो इसके लिए जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी, लेट अस से उसको हमने आई बी से शो किया, और जेड एक्सिस जो है इसके अलोंग रोटेशन के लिए हमने शो किया उसको आई सी से. यानी हम कह सकते हैं कि अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होते हैं, जिनके बेसिस पे हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को अलग अलग क्लासेस में या अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. अब देखिए, जब हम ये वैल्यूज़ लेते हैं आई ए, आई बी, आई सी, तो जनरली आपको बुक्स में मिलेगा जो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी होती है उसको हम ज़्यादातर आई ए से डिनोट करते हैं. अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज़ होती है? प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है, एग्जांपल लेके समझते हैं. जैसे कि मेरे पास अगर मॉलिक्यूल है एक CH3Cl, ये हमने लिया CH3Cl मॉलिक्यूल, इसका टेट्राहेड्रल शेप होगा जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ CH4. ये हमारा एक मॉलिक्यूल है CH3Cl. अब देखिए, यहाँ पे जो हमारी 3 एक्सिस होंगी, जिनको जैसे हमने अभी समझा था, 3 एक्सिस जो होंगी वो कौन कौन सी एक्सिस होंगी? एक तो हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, एक हमारे पास ये वाई एक्सिस हो गई, और एक हमारे पास हो जाएगी इस तरीके से एक ये जेड एक्सिस. ये एक एक्सिस हो जाएगी हमारी जो कि इस तरीके से पास करेगी, राइट. तो हम देखते हैं कि जिस भी एक्सिस के दौरान, जिस भी एक्सिस पे हमें सबसे हैवी एटम मिलते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये जो एक्सिस है इसमें हमारे पास सिर्फ कार्बन है. वी आर हैविंग ओनली कार्बन. ये जो एक्सिस पास कर रही है ये सिर्फ कार्बन से पास कर रही है. सिमिलरली ये जो एक्सिस पास करेगी ये भी कैसे करेगी? ये भी सिर्फ कार्बन से पास करेगी. लेकिन अगर हम ये वाली एक्सिस देखते हैं तो इस एक्सिस पे हमारे पास कार्बन और क्लोरीन है. ये क्लोरीन और कार्बन बिल्कुल इस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं. तो जो भी एक्सिस हमारी ऐसी होती है जिस पे हमारे पास सबसे हैवी एटम्स होते हैं, राइट, जिस पे हमारे पास सबसे हैवी एटम्स होते हैं. देखिए यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बिल्कुल लाइट वेट है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन. तो जहाँ पे भी जिस एक्सिस के थ्रू हमारे पास सबसे हैवी एटम होता है उस एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं और उसको हम आई ए से डिनोट करेंगे. दिस थिंग इज क्लियर. सो अब हम पढ़ेंगे कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डिफरेंट एक्सिस, अलोंग द 3 एक्सिस, उस पर उसकी क्या वैल्यूज़ होती हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, उसके बेसिस पे हम अपने मॉलिक्यूल्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. तो हम शुरू करते हैं. देखिए, मॉलिक्यूल्स की जो शेप है उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं विद रेफरेंस टू द रिलेटिव वैल्यूज़ ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 एक्सिस. और ये एक्सिस कैसी हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. तो जो 4 क्लासेस की हम जिक्र कर रहे हैं वो कौन कौन सी क्लासेस होंगी? सबसे पहले होगा लीनियर मॉलिक्यूल्स.
सबसे पहली क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सबसे पहली सिमेट्री की जो हम बात करेंगे वो है लीनियर मॉलिक्यूल्स। और लीनियर मॉलिक्यूल्स जैसा कि हमें पता है ये कैसे होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं वो एक ही एक्सिस पे लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर लेते हैं अपना हाइड्रोजन एटम, ये हमने एक हाइड्रोजन एटम लिया तो हमारी सिर्फ एक ही एक्सिस है जिसके थ्रू, जिसके एक्सिस के अराउंड ये मॉलिक्यूल्स जो है, ये एटम जो है हमारे लाई कर रहे हैं। तो इस एक्सिस को हम कह देते हैं, ये हमारी एक एक्सिस हो गई, ये हो गई हमारी आई ए। दूसरी जो एक्सिस है जिसको हम आई बी कहेंगे, या जिसको जो तीसरी एक्सिस है जिसको कि हम आई सी मानेंगे, इनके आसपास, इनके इन एक्सिस पे हमारे कोई भी एटम्स प्रेजेंट नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आई ए एक्सिस हमारी है, इस पे हमारे दोनों एटम्स कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे कि आई ए जो होता है दैट विल बी इक्वल टू 0। आई ए की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे ना तो डायरेक्शन चेंज होगी, जब हम मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे इस एक्सिस के थ्रू, इस तरीके से हम रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल को इस तरीके से, तो ना तो हमारी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है मॉलिक्यूल में, ना ही हमारी वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट चेंज होगी। डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, हाइड्रोजन एटम है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन एटम के अंदर डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता। और कैसा मॉलिक्यूल है ये, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इनके अंदर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। एंड इवन ड्यूरिंग द रोटेशन आप देखेंगे, जब हम इनको रोटेट करेंगे इस एक्सिस के थ्रू, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इसको हम रोटेट करेंगे, ऐसे ये इस तरीके से रोटेट किया जाएगा। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है डाइपोल मोमेंट की, तो इसलिए इस एक्सिस के अलोंग आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ये 0 ही रहेगी। आई बी एंड आई सी ये जो हैं ये बिल्कुल बराबर है एक दूसरे के, और आई ए के बराबर नहीं है। आई ए इज़ नॉट इक्वल टू आई बी एंड आई सी, लेकिन आई बी और आई सी कैसे हैं, बराबर है। आप देखिए यहाँ पे आई बी और आई सी में तो कोई एटम्स ही नहीं है, देयर आर नो एटम्स अलोंग दीज टू एक्सिस। तो ये दोनों, इन दोनों की वैल्यूज़ कैसे रखेंगे, हम बराबर रखेंगे, वी डू नॉट हैव एनी एटम्स अराउंड दीज एक्सिस। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स इस कैटेगरी में लाई करते हैं उनको हम कहते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स। ये तो हमने बात की थी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, जिनमें कि ये कंडीशंस हमारी इस तरीके की हो गई। और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि जो हमारे माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं या रोटेशनली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होना चाहिए, उनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, 0 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, डाइपोल मोमेंट 0 है, पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल्स हमेशा कैसे होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स हमेशा कैसे होंगे, ये होंगे माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये होंगे रोटेशनली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें HCl की, यानी कि हम बात करना चाहते हैं अब अपने पोलर मॉलिक्यूल्स की, लीनियर मॉलिक्यूल है हमारा, लेकिन कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर डाइपोल है, दिस इज पोसेसिंग सम अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब ऐसे मॉलिक्यूल को जब हम रोटेट करते हैं, फिर से देखिए वही कंडीशन है हमारी, ऐसे मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे आई ए लिखा, ये हो गया हमारा आई बी और ये हो गया हमारा आई सी। ऐसे मॉलिक्यूल को जब हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, अभी भी हम ये कह रहे हैं कि आई ए जो है हमारा 0 होगा, चेंज नहीं हो रहा है डायरेक्शन में, और ना ही हमारा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आई ए जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ ऑल्सो नेग्लिजिबली स्मॉल, कोई बहुत ज़्यादा फोर्स हमें लगानी नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि देखिए जब हम मॉलिक्यूल को उसकी पोजीशंस चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर, अगर हम इस क्लोरीन को उठा के इधर ले जाएं और हाइड्रोजन को उठा के इधर ले आएँ तो हमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। या इवन इफ आई रोटेट द मॉलिक्यूल लाइक दिस, इसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे तो भी हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इस एक्सिस के थ्रू ऐसे ही गोल रोटेट कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल को, तो दैट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड नॉट बी रिक्वायर्ड। तो अभी भी हम कहेंगे कि आई ए इज़ ऑलमोस्ट 0 एंड the condition is same, IB is equal to IC and these two are not equal to IA, but इस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हुआ है, क्योंकि कंडीशन तो सेम है, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे है। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हमारे इनएक्टिव थे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे ये कैसे होंगे, ये होंगे माइक्रोवेव एक्टिव, दीज सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी माइक्रोवेव एक्टिव।
आई होप लीनियर मॉलिक्यूल्स आपको समझ में आ गए होंगे. नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स. लीनियर मॉलिक्यूल्स के बाद में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं, these are spherical top molecules. These are spherical top molecules. स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स देखिए क्या होते हैं. स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स जो हैं, जितनी भी क्लासेस हम पढ़ेंगे अभी, जितनी भी कैटेगरीज पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स की, उन सब में सबसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. दीज आर दी मोस्ट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल दी क्लासेस. सभी मॉलिक्यूल्स जिनकी शेप स्फेयर के जैसी होती है. स्फेयर के जैसी मतलब जो सर्कल सॉर्ट ऑफ बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से आई एम हैविंग CH4, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर आ गया, ये हाइड्रोजन है. देन अगेन आई एम हैविंग हाइड्रोजन, ये हमारा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है. तो इसमें आप देखिए ये हमारा कार्बन जो है ये सेंटर में है, और यहाँ पे इन हाइड्रोजन को अगर मैं देखूँ तो दे आर फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ स्फेयर. पूरा इस तरीके से ये स्फेयर बना रहे हैं, राइट. तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्फेयर जैसी शेप बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स. इसी तरीके से हम कह सकते हैं CCl4 जो मॉलिक्यूल है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा. SF6 अगेन, SF6 वुड कम इन दिस कैटेगरी. और ये मॉलिक्यूल्स जनरली कौन से होते हैं, जो कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स इस कैटेगरी में आते हैं. टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल. माइंड यू वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स. परफेक्ट टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल मतलब जिनकी परफेक्ट शेप होती है. परफेक्ट शेप का मतलब है कि हम उन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिनमें कि सेंट्रल एटम से जो भी एटम्स लिंक्ड हैं वो सब एक जैसे हैं. इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम डिफरेंस है. कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू दिस हाइड्रोजन. सेम सिचुएशन इधर है, सेम इधर है, सेम इधर है. यहाँ पे भी आप देखिए कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है. यहाँ पे सल्फर के साथ में 6 फ्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम कहते हैं परफेक्ट टेट्राहेड्रल. दिस इज़ परफेक्ट टेट्राहेड्रल. दिस वुड अगेन बी परफेक्ट टेट्राहेड्रल. ये हमारा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप होगी. तो जो भी मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल या परफेक्ट टेट्राहेड्रल की कैटेगरी में आते हैं, इनके केसेस में आप देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम होता है तीनों एक्सिस पे. आप देखिए यहाँ पे या यहाँ पे जो भी एक्सिस आप लेंगे, आपको आई ए वुड बी इक्वल टू आई बी वुड बी इक्वल टू आई सी. सभी एक्सिस पे हमें बराबर ही एक तरीके से फोर्स लगानी पड़ेगी इनको रोटेट कराने के लिए किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग. तो यहाँ पे तीनों एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बिल्कुल बराबर होता है. एंड ऑफ कोर्स दिस वुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि कुछ फोर्स तो हमें लगानी पड़ेगी. देखिए अगर हम इस तरीके से पास कराते हैं एक्सेस को थ्रू कार्बन, तो ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि हमें इस तरीके से रोटेट कराने पड़ेंगे. इस तरीके से ये एक्सेस जा रही है और हमारे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं आप देख रहे हैं एक इधर है, एक इधर, इधर. तो इसको हम अगर रोटेट कराएंगे इस तरीके से तो क्या होगा, ये चारों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं आपस में अपनी पोजीशन बदल लेंगे, राइट. तो इस तरीके से एक एक्सिस हमारी ये हो गई, एक एक्सिस हमारी ये हो जाएगी. जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो भी क्या होगा, अगेन 4 हाइड्रोजन एटम्स आर चेंजिंग देयर पोजीशंस. तो कोई भी एक्सिस आप ले लीजिए, सिमिलर अमाउंट ऑफ फोर्स हमें लगानी पड़ेगी. तो वी विल हैव similar values of IB, IA and IC and this would be greater than 0. अब यहाँ पे भी जो है हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ डाइपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ये हमारा टेट्राहेड्रल शेप है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है. सभी केसेस में आप देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में है, राइट. तो क्या होगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमारा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. अपोजिट डायरेक्शंस में इक्वल वैल्यूज़ हैं, कैंसिल आउट कर देंगे तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. डाइपोल मोमेंट वुड बी 0. एंड तीनों ही डायरेक्शंस में जो ये हमारा ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी सेम है. तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स अगेन कैसे होंगे, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होंगे माइक्रोवेव इनएक्टिव, रोटेशनली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स. वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कि स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में हम किस तरीके की मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, परफेक्ट शेप वाले टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स पे हम फोकस करेंगे. दीज आर नोन एज स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स.
नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स देखिए, इस नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे हमारे सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्लास जो है वो है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसमें हम कहते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें जो प्रिंसिपल मोमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बराबर होता है, दो एक्सिस पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल बराबर होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं आई बी और आई सी के लिए ये वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है, और ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉन ज़ीरो। आई बी और आई सी में ये वैल्यू बिल्कुल बराबर है और नॉन ज़ीरो है, और इसमें हम कहते हैं कि ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था CHCl3 अगर हम लेते हैं, CHCl3 मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो इस एक्सिस के थ्रू आप देखिए यहाँ पे ये एटम जो है, अगर इस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं तो जब हम इस एक्सिस के थ्रू इस तरीके से इसको रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल को, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आटम इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आटम इधर चला जाएगा, इस तरीके से रोटेशन होगी। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहलाते हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। और IA इज नॉट इक्वल टू IB एंड IC। इस केस में IA इज़ नॉट इक्वल टू IB एंड IC। अब आप कहेंगे कि ये सिचुएशन तो हमारी लीनियर मॉलिक्यूल्स में भी थी। लीनियर मॉलिक्यूल्स में भी हमने ये देखा था कि IA की जो वैल्यू है वो IB और IC के बराबर नहीं होती, और IB और IC एक दूसरे से बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन वहाँ हमने देखा था कि IA ज़ीरो होता है, IA वॉज ज़ीरो, बट इन दिस केस IA इज़ नॉट ज़ीरो, IA की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम IA मान के चलें तो ये हम इस वाली एक्सिस के थ्रू हम कह सकते हैं कि ये हमारा IA हो गया। ये वाली जो एक्सिस है ये हमारी IA एक्सिस हो गई, राइट। और जो बाकी की एक्सिस हैं वो हमारी, जैसे हम देखते आए हैं उस तरीके से हो जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि इस एक्सिस के थ्रू जब हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट कराएंगे तो डेफिनेटली आई विल हैव सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरे पास कुछ वैल्यू तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होगी ही होगी, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो एटम्स हैं, ये एक इस तरीके से हम इसको रोटेट करा रहे हैं, तो कुछ फोर्स तो मुझे लगानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे IA की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, IB और IC की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि ये देखिए, अगर इस तरीके से हम इसे रख लेते हैं ऐसे, और मैं इसको रोटेट कराऊँ, इसको इस तरीके से रोटेट कराऊँ ऐसे, तो अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन एटम है ये घूम के इधर आ जाएगा, और ये जो तीनों हाइड्रोजन एटम्स हैं ये घूम के उधर चले जाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ रही है, और अगर इस ऐसे भी रखते हैं तो भी क्या होगा, अगेन आई विल हैव टू रोटेट दिस मॉलिक्यूल्स, तो ये क्लोरीन नीचे आ जाएगा, ये सब हाइड्रोजन्स ऊपर चले जाएंगे। तो वहाँ पर मुझे, क्योंकि सभी की पोजिशन आपस में चेंज हो रही है, जब हम IB और IC एक्सिस के थ्रू इसको रोटेट करा रहे हैं तो चारों एटम्स की पोजिशन चेंज हो रही है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग IB इज इक्वल टू IC। लेकिन IA के केस में क्या हो रहा है, IA के केस में क्लोरीन और कार्बन इस तरीके से फिक्स्ड है। क्लोरीन हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कार्बन हमारा यहाँ है। तो यहाँ पे ये एक्सिस हमारी फिक्स्ड है, इसके थ्रू हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करा रहे हैं। तो ये जो इधर हाइड्रोजन है ये इधर आ जाएगा, इधर वाले हाइड्रोजन एटम्स इधर चले जाएंगे, राइट। और यहाँ पे इसलिए हम कहेंगे कि IA जो है वो IB और IC के बराबर नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कुछ तो मुझे फोर्स लगानी ही पड़ेगी जब मैं इन एटम्स की रिस्पेक्टिव पोजीशन आपस में चेंज करूँगी। भले ही कम वेट है इसका बहुत, लेकिन we have to apply some force. That is why we say IA would not be zero. So these are known as symmetric top molecules. और ये जो symmetric top molecules हैं ये आगे भी क्लासीफाई किए जा सकते हैं दो हिस्सों में। एक को हम कहते हैं प्रोलेट मॉलिक्यूल्स, प्रोलेट, और दूसरे को हम कहते हैं ओब्लेट। अब ये प्रोलेट और ओब्लेट में देखिए क्या फ़र्क होता है। प्रोलेट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर IA की वैल्यू कम होती है विद रिस्पेक्ट टू IB एंड IC। यहाँ पे IA की वैल्यू कम है विद रिस्पेक्ट टू IB एंड IC, और यही एग्जांपल मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया है। IA के अलोंग हमें बहुत कम फोर्स लगानी पड़ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स हल्के एटम्स हैं, इनको रोटेट कराने के लिए कम फोर्स लग रही है, जबकि IB और IC के अलोंग हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, बिकॉज वी आर चेंजिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑल द एटम्स।
तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, प्रोलेट। और देखिए कि इनकी बहुत आसान मैं आपको बताती हूँ, एक ईजिली हम इनको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होंगी, ये सब शटलकॉक टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप देखते हैं जैसे बैडमिंटन जब हम खेलते हैं रैकेट, तो उसमें जो हमारी शटलकॉक होती है वो इस तरीके की होती है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब यहाँ पे भी आप देखिए, ये एक शटलकॉक के जैसा मॉलिक्यूल है, ये देखिए इस तरीके की। तो जो भी हमारे प्रोलेट मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके के दिखते हैं। एक और एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं CH3F, वो भी बिल्कुल इसी के जैसा मॉलिक्यूल्स है। दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज प्रोलेट मॉलिक्यूल्स। और जो ओब्लेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओब्लेट मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे कि IA की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू IB एंड IC। व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग IA इज़ ग्रेटर देन IB एंड IC, प्रिंसिपल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी रेस्ट ऑफ द टू एक्सिस, तब हम उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं ओब्लेट मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक दी मॉलिक्यूल, जैसे हम बात करते हैं अगर BF3 की, BF3 का जो मॉलिक्यूल होगा या BCl3 जो मॉलिक्यूल होगा वो किस तरीके से होगा, वो देखिए इस तरीके से होगा, F एंड F, ट्राइगोनल प्लेनर हम इसको कह सकते हैं, राइट। या हम अगर इसको लिंक करना चाहें तो ये एक सर्कुलर शेप बनाता है, सर्कुलर शेप, ये पहचान है। जैसे वहाँ मैंने आपको कहा था कि वो शटलकॉक के जैसे दिखते हैं, ये एक सर्कुलर शेप बनाते हैं। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये होते हैं ऑब्लेट मॉलिक्यूल्स। इसमें आप देख सकते हैं कि IA की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू IB एंड IC। अब IA देखिए क्या होगा, एक एक्सेस हम ले सकते हैं कि ये इस तरीके से पास करेगी थ्रू द प्लेन ऑफ पेपर। इस तरीके से अगर हम पास करें तो ये एक्सेस जो होगी, इसको जब हम रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल को, इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इनकी पोजीशन, सबकी तीनों की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर चेंज होगी। और तीनों को हमें हिलाना पड़ रहा है, तीनों को हम चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी। इसको इस तरीके से हम पास करा रहे हैं थ्रू दी प्लेन ऑफ पेपर। तो ये मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से, इसको जब हम रोटेट कराएंगे ऐसे, तो इन तीनों की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर चेंज होगी। तो ये हो गया हमारा IA, इसको हम मानते हैं IA, राइट। अब देखिए अगर हम दूसरी एक्सिस अपनी लेते हैं, दूसरी एक्सिस हो गई हमारी ये। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट कराते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये फिक्स हो गया और हम इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज कर रहे हैं। इन दोनों की पोजीशन हम विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर चेंज कर रहे हैं, राइट। और फिर तीसरी एक्सिस जो होगी हमारी, तीसरी एक्सिस हमने ले ली, मान लीजिए ये ले लिया हमने तीसरी एक्सिस। तो अगेन अगर हम इसको रोटेट कराते हैं तो क्या होगा, अगेन आई एम ट्राइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ दीज टू हाइड्रोजन एटम्स। सो इस केस में आप देख रहे हैं कि IA की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू IB एंड IC। ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं और IA की वैल्यू ज़्यादा है। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं ओब्लेट सिमेट्रिक टॉप, ओब्लेट सिमेट्रिक टॉप एंड प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप। लास्ट कैटेगरी जो हमारे मॉलिक्यूल्स की है दैट इज एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स, ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे वो इस कैटेगरी में आते हैं, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। करीब करीब सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और इनकी पहचान क्या है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ऑल दी थ्री एक्सिस इज डिफरेंट। IB इज़ नॉट इक्वल टू IA, दैट इज़ इन टर्न नॉट इक्वल टू IC। तीनों में हमारी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग होगा। अब एग्जांपल्स क्या होंगे इस तरीके के मॉलिक्यूल्स के, जैसे कि आपने लिया वाटर और यू आर हैविंग CH3OH, देन यू आर हैविंग CH2 CHCl या H2O2। ये सभी मॉलिक्यूल जो हैं ये एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में आते हैं। जैसे कि देखिए C डबल बॉन्ड C, ये आ गया हमारा H, इधर H और इधर Cl, ये देखिए ये हमने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम ये एक्सिस की बात करें, इसको हम रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। अगर हम ऐसे बात करें तो भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, राइट। अगर हम इस एक्सिस की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही एक्सिस के अलोंग हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग अलग आ रही है,
ठीक है। और ये जो एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स होंगे ये कैसे होंगे, ये भी हमारे माइक्रोवेव एक्टिव होंगे, यहाँ हम कह सकते हैं रोटेशनली एक्टिव होंगे। सो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिमेट्री, हम उनको आसानी से कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन माइक्रोवेव एक्टिव होगा, कौन माइक्रोवेव इनएक्टिव होगा या रोटेशनली इनएक्टिव होगा। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। अब यहाँ से अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने आगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, विल कंटिन्यू विद दैट। थैंक यू।